मेरे पैदा होने की खुशी मेरे माँ बाप ने बड़े धूमधाम से मनाई, क्योंकि मैं अपने तीनों भाइयों की पैदाइश के बाद पैदा हुई थी। मेरे माँ बाप की शदीद ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी पैदा हो, मगर हर बार उनके यहाँ एक बेटा पैदा हो जाता। उनका बेटी पैदा होने का ख्वाब पूरा ही नहीं हो रहा था। तीसरे बेटे की पैदाइश पर डॉक्टर ने अम्मी को कहा था कि अब वो कभी भी मां नहीं बन सकेंगी, क्योंकि इस बार वो काफी कमजोर हो गई थी। ये बात सुनकर अम्मी बहुत ज्यादा रोई थी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी एक बेटी जरूर हो। लेकिन मेरे माँ बाप हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगते और हर दुआ में उनके आंसू लाजमी गिरते थे। और फिर एक दिन मेरे वालिदैन की दुआ कबूल हो गई और अम्मी हामला हो गई। इस बार तो उनकी ये ख्वाहिश शिद्दत अख्तियार कर गई थी कि उनके यहाँ बेटी पैदा हो। इस बार उन्होंने बहुत से पीरों और फकीरों के पास हाजिरी दी थी और पूरे 9 महीने के अरसे में जाने कितनी ही दुआएं मांग ली थी। आखिरकार 9 महीनों के कठिन इंतजार के बाद जब मैं पैदा हुई तो पूरे खानदान में एक जश्न का सा समा हो गया। पूरे खानदान में उसी वक्त मिठाई बांटी गई और मेरे पैदा होने की ढेरों खुशियां मनाई गईं। सभी इस बात पर हैरत ज़दा थे कि बेटी पैदा होने की इस कदर खुशी कौन मनाता है, मगर मेरे माँ बाप सबकी बातों को नजरअंदाज किए मेरे पैदा होने की खुशियां मनाने में मगन थे। उन्हें किसी भी बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। उन लोगों को तो बस इतना पता था कि इनके घर एक नन्ही गुड़िया आई है और उस गुड़िया के पैदा होने की खुशी मनानी है। मेरे तीनों भाई भी हर वक्त मुझे गोद में ही उठाए रखते थे। उन तीनों का बस नहीं चल रहा था कि मुझे अपनी पलकों पर बिठा लें। मैं जरा सा भी रोती तो सभी की जान पर बन जाती थी। मुझे नहीं याद कभी मुझे किसी भी चीज के लिए रोने की जरूरत पड़ी हो। मेरी हर जरूरत और ख्वाहिश मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरी कर दी जाती थी। मुझे किसी चीज के लिए भी इंतजार की जहमत नहीं उठानी पड़ती थी। बचपन में मेरे पास लातादाद खिलौने मौजूद थे और शायद इतने ज्यादा खिलौने कभी किसी बच्चे के पास मौजूद हों। मेरे अब्बू और तीनों भाई रोज ही मेरे लिए लाजमी कुछ न कुछ जरूर लाते थे। मेरा पूरा बचपन इंतहाई खूबसूरत गुजरा था। मेरा बचपन ऐसा था कि जिसे देखकर लोगों को गुमान हो कि मैं किसी शहजादियों की कहानी की तरह एक शहजादी हूँ। घर में सभी लोग मुझसे बेइंतहा प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे। मुझे इस बारे में भी कभी याद नहीं कि मेरे अम्मी और अब्बू और तीनों भाइयों में से किसी ने भी मुझ पर गुस्सा किया हो, बल्कि हर कोई मुझसे बहुत ही प्यार और मोहब्बत से पेश आता था। सब ने ही मुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखा हुआ था। मेरी अम्मी रोज ही मेरे लिए अलग से मेरा मनपसंद खाना बनाती थी और जब तक मैं खाना नहीं खा लेती थी मेरे माँ बाप के हलक से खाना बिल्कुल भी नहीं उतरता था। दोनों ही इसी इंतजार में बैठे रहते थे कि मेरा पेट भरे, उसके बाद ही वो लोग खाना खाएंगे। और मैं भी कुछ भी खाने में हजारों नखरे करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे नखरे उठाने वाले मौजूद हैं, बल्कि ये लोग मेरे नाजो नखरे बहुत ही खुशी और शौक से उठाएंगे। मैंने कभी भी अपने सिवा और किसी का भी नहीं सोचा था। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी मेरे नाजो नखरे मजीद बढ़ते जा रहे थे। मुझे अपनी जिदें और बातें मनवाने की आदत पड़ चुकी थी। अब अम्मी भी अब्बू को रोकने टोकने लगी थी कि मैं बड़ी हो रही हूँ, यूं मेरी हर जिद को फौरन ही मत पूरी कर दिया करें। मगर इस मामले में अब्बू अम्मी की एक भी नहीं सुनते थे, बल्कि अम्मी को खामोश करवा दिया करते थे कि वो उनकी बेटी के मामले में कुछ ना बोले। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी अम्मी की परेशानियों में इजाफा होता जा रहा था। अब वो मेरी हरकतों पर मुझे और ज्यादा रोकने टोकने लगी थी, मगर मैं उनकी एक नहीं सुनती थी और हर काम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक ही करती थी। मुझ में जिदों के साथ साथ अब हठधर्मी भी आने लगी थी। अगर अम्मी मेरी किसी बात से इनकार कर देती तो मैं फौरन ही अब्बू से कह दिया करती थी और वो मेरी वो ख्वाहिश उसी वक्त पूरी कर दिया करते थे। और इस बात पर अम्मी मजीद गुस्सा हो जाती, क्योंकि अम्मी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर लड़कियों को वक्त पर लगाम नहीं डाली जाए तो लड़कियां बदतमीज और खुदसर हो जाती हैं और यही बात आगे जिंदगी में लड़कियों की बर्बादी का सबब बनती है। मेरे आने वाले कल से अम्मी बहुत ज्यादा डरा करती थी और अब मैं बड़ी हो गई थी। वक्त के साथ साथ मजीद बदतमीज और खुदसर होती जा रही थी। मैं अपनी अम्मी की एक बात भी नहीं सुनती थी। मेरी अम्मी मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश करती तो मैं उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। उनकी किसी भी बात का या नसीहत का मुझ पर कोई भी असर नहीं होता था, बल्कि मुझे अपनी अम्मी की बातें बोझ लगती थी।
अगर अम्मी मुझे कभी कोई नसीहत करने लगती तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। अगर सुन भी लेती तो उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं किसी से भी कोई बदतमीजी करूंगी तो मुझे कुछ भी कहने वाला कोई नहीं होगा। जब भी मैं इस कदर खुद सर होती जा रही थी, अब तो अम्मी के रोकने टोकने पर मैं उनसे भी बदतमीजी करने लगी थी। मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं अब घर का काम काज सीख जाऊं, मगर घर का कोई भी काम करते मुझे मौत आती थी। मैं सारा दिन अपने बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मैं पढ़ाई में भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। मेरी ये सोच थी कि मैं इस कदर अपने घर वालों की लाडली हूँ तो मुझे इस कदर मेहनत करने की क्या जरूरत है। जब हर चीज मेरे हाथों में लाकर मुझे थमा दी जाती है तो मैं क्यों खुद की जान खोजों में डालूं। इसी वजह से मैंने पढ़ाई भी इस कदर नहीं की थी। बस इतना ही पढ़ लेती थी कि मैं पास हो जाऊं। इससे ज्यादा पढ़ने लिखने की मुझ में लगन बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि पढ़ाई को भी मैं एक बोझ ही तस्वुर करती थी। मेरी अम्मी ने लाख कोशिश की और चाहा कि मैं आला तालीम हासिल कर लूं, मगर मैंने उनके सारे ख्वाबों को मट्टी में मिला दिया, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बल्कि मुझे अपना आराम ज्यादा अजीज था। मैं अपने इकलौते होने का हद से ज्यादा फायदा उठाया करती थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि मेरी गलतियों पर भी घर में कोई भी कुछ नहीं कहेगा, और अगर अम्मी कभी कुछ कहने की कोशिश भी करेंगी तो अब्बू उन्हें फौरन ही टोक देंगे और उन्हें मुझे कुछ भी नहीं कहने देंगे। अम्मी अब्बू को लाख समझाती कि लड़की जात है, कल को इसने पराए घर भी जाना है, वहां भी मुझे बहुत परेशानी होगी, मगर अब्बू पर भी अम्मी की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो मुझे इस कदर लाडो प्यार में रखते थे कि खानदान की सभी लड़कियों को मेरी किस्मत को देखकर रश्क होता था, और वो मुझे देखकर यही कहती थी कि काश हमारे माँ बाप भी हमें तुम्हारे माँ बाप जितना ही प्यार करें। और उनकी बात सुनकर मैं फख्र और गरूर से हंस दिया करती थी। मैं इकलौती और लाडली होने के साथ साथ बेइंतहा खूबसूरत भी थी, और मुझे अपनी इस खूबसूरती पर नाज भी था। इसलिए मैं अपने सामने किसी को भी कुछ नहीं जानती थी। मेरे अंदर गरूर भी कूट कूट कर भरा था, और मैं अपनी जात के सिवा किसी और को अहमियत नहीं देती थी। और यही बात मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खामी और भूल साबित होने वाली थी। खानदान में कई जगह से मेरे लिए कई रिश्ते आए थे, मगर कोई भी रिश्ता मेरे घर वालों के और मेरे म्यार पर पूरा नहीं उतर रहा था। इसलिए अबू सभी रिश्तों को इनकार करते जा रहे थे। मेरे अबू चाहते थे कि किसी अमीर घराने में मेरी शादी हो, ताकि मुझे शादी के बाद किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि अब्बू भी जानते थे कि उन्होंने मुझे किस कदर नाजो नम में पाला है। मैं जरा सी भी वक्त की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसलिए वो मेरी शादी करने के मामले में बहुत ज्यादा छानबीन से काम ले रहे थे। उन्होंने तकरीबन खानदान के सभी रिश्तों को इनकार कर दिया था, क्योंकि कोई भी रिश्ता उनके म्यार पर पूरा नहीं उतरा था। खानदान के सभी रिश्तेदारों का अब्बू से मुंह बन चुका था, क्योंकि अब्बू ने सभी लोगों को मेरा रिश्ता देने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। अब मेरे लिए खानदान से बाहर रिश्ते आ रहे थे। अब्बू गैरों में मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। उन्हीं दिनों अब्बू के एक दूर के रिश्तेदारों की तरफ से मेरा रिश्ता आया। अब्बू ने हर बार की तरह इस रिश्ते में भी बहुत ज्यादा छानबीन की, और आखिरकार ये रिश्ता अब्बू के दिल को भा गया। अब्बू लड़के से मिलने पहुंचे तो उन्हें लड़का भी माकूल लगा। बस फिर अब्बू ने उन लोगों को मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी और जल्दी मंगनी कर दी गई। मैं भी अपने माँ बाप की रजा में राजी थी, क्योंकि मेरी अपनी कोई पसंद नहीं थी, क्योंकि आज तक मेरी नजर में मेरे मयार पर कोई भी पूरा नहीं उतरा था। इसी वजह से मैंने अपनी रजामंदी अब्बू के फैसले में दे दी थी, और अब्बू इस बात पर बहुत ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी उनकी रजा में ही राजी है। घर में मेरी शादी की तैयारियां होने लगी। मेरे जहेज के लिए हर चीज बहुत ही ज्यादा कीमती और महंगी ली जा रही थी। मेरे कपड़ों तक पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए थे। मेरे जहेज में ना सिर्फ जरूरत की चीजें शामिल थीं, बल्कि जिंदगी गुजारने के लिए भी हर आसाइश शामिल की गई थी। मेरा जहेज लाखों रुपए का बनाया गया था, और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखी गई थी। मैं भी अपनी शादी में खुश थी और बहुत दिल लगाकर सारी तैयारियां कर रही थी। अम्मी ने मुझे लाख समझाने की कोशिश की कि मैं शादी से पहले घर के कुछ काम काज सीख लूं, मगर हर बार की तरह मैंने उनकी इस बात को भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया, क्योंकि मुझे घर के कामों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मैं सीखना चाहती थी। आखिरकार मेरी शादी का दिन भी आ गया,
और मैं दुल्हन बनकर तैयार हो गई। मैं दुल्हन बनकर नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। जो देखता तारीफ करना नहीं भूल रहा था। इसी तरह मेरी रुखसती कर दी गई और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। शादी का शुरू का 1 महीना तो बहुत ही ज्यादा सुकून और खुशियों भरा गुजरा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं एक जन्नत से निकलकर दूसरी जन्नत में आ गई हूँ। मेरे शौहर भी मेरे अब्बू की तरह ही मेरे नाजो नखरे उठा रहे थे। शादी का 1 महीना कैसे पलक झपकते गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चल सका। मेरी 4 नंदे थीं और मेरे शौहर मेरी 4 नंदों के इकलौते भाई थे। मेरी चारों नंदे शादीशुदा थीं और अपने अपने घरों में खुश थीं। शादी के 1 महीने बाद मेरी सास ने घर के कामों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली, तो उनकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि आज से पहले मैंने घर के काम कभी भी नहीं किए थे और ना ही मुझे घर का कोई काम करने का कोई भी तजर्बा था। घर में हम सिर्फ 3 अफराद थे और 3 लोगों का काम भी मुझे बहुत भारी महसूस होता था। मेरी सास के जोड़ों में हर वक्त दर्द रहता था। वो ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी और ना ही घर का कोई काम कर सकती थी। जब भी उन्होंने घर की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी थी। मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था और ना ही मैं खाना बनाना चाहती थी। इसलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया कि मैं किचन में कदम नहीं रखूंगी। उस पर मेरे शोहर ने पहली बार मुझे डांटा कि घर के काम मेरी ही जिम्मेदारी हैं। उनकी अम्मी की हड्डियों में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो खड़े होकर घर के काम कर सकें। इस बात पर मेरी और मेरे शोहर की लड़ाई हो गई और मैं अपने शोहर से शादी के 1 महीने बाद ही नाराज होकर अपने घर आ गई और घर आकर रो रो कर अपने अब्बू और भाइयों को अपने ऊपर होने वाले सारे जुल्म की दास्तान सुनाई थी। ये सब सुनकर मेरे अब्बू को गुस्सा आ गया कि कोई कैसे उनकी बेटी से जबरदस्ती काम करवा सकता है। मगर मेरी अम्मी ने अब्बू से यही कहा कि अब मेरी ही जिम्मेदारी है घर संभालना। मगर अब्बू ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और मुझे 1 महीने तक अपने घर नहीं जाने दिया और ना ही मैं वहां जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे यहाँ अपने बाप के घर में बहुत ज्यादा आराम था और इस आराम को छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। आखिरकार 1 महीने बाद मेरे ही शोहर मेरे सामने झुके और मुझे मनाकर घर ले गए। अब इस बात पर मैं और ज्यादा शेर हो गई। अब मैं घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि अपनी सास पर हर वक्त हुक्म चलाती रहती थी। मेरी नंदे अगर कभी अपनी अम्मी से मिलने अपने मेके आ जाती तो मुझे उनका आना भी बहुत ज्यादा नागवार गुजरता था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे घर में कोई भी आए। मैंने अब साफ साफ नंदों को घर आने से मना कर दिया। इस बात पर मेरे शोहर मुझसे बुरी तरह भड़क गए कि मैंने क्यों उनकी बहनों को अपने घर आने से मना किया है। इस बात पर मेरी और मेरे शोहर की बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई और मैं अपने शोहर को बताए बगैर अपने मेके आ गई और इस बार भी मेरा वापस जाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मेरे शोहर ने इस बार भी मुझे बहुत मनाने की कोशिश की, मगर मैंने उनके सामने यही शर्त रख दी कि उनकी बहनें इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। बल्कि मेरे शोहर इस बात पर राजी बिल्कुल भी नहीं थे। उनका कहना था कि उनका बाप नहीं है, अब मैं ही उनका भाई उनके बाप की जगह हूँ। मगर मुझे उनकी बात सिरे से ही समझ नहीं आ रही थी और ना ही मैं समझना चाहती थी। मेरी खुदसरी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं यही समझ रही थी कि मैं जो भी चाहती हूँ वो करवा सकती हूँ। खैर, इस बार भी मेरे शोहर मुझे मनाकर घर ले गए। इस तरह मेरी खुदसरी और ज्यादा बढ़ गई और मैं खुद को कोई और ही चीज समझने लगी। मैं अब अपनी सास से भी हर वक्त बदतमीजी से पेश आती थी। मैं उन्हें अपना गुलाम समझने लगी थी। मैं समझती थी कि मैं जो भी चाहूँ करवा सकती हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपने शोहर के सामने तो सास से बहुत ज्यादा इज्जत से पेश आती थी, मगर उनकी पीठ के पीछे सास से बहुत ज्यादा बदतमीजी करती थी। और मेरी सास भी अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहती थी। वो भी यही चाहती थी कि उनके बेटे का घर बसा रहे, क्योंकि उनका बेटा भी मेरे साथ रहना चाहता था। मगर मैं जानती थी कि उनका बेटा कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं उसकी माँ से इस कदर बदतमीजी करती हूँ। मेरा लहजा उनके साथ बात करते हुए बहुत ही ज्यादा बुरा होता था। मैं अपने शोहर की गैर हाजिरी में अपनी सास से पूरे घर के काम करवाया करती थी। इसी तरह मेरी शादी को 2 साल का अरसा गुजर चुका था। इन 2 सालों में मैंने कभी भी उठकर अपने शोहर को पानी तक नहीं पिलाया था। मेरा शोहर भी मेरी इन हरकतों से बेजार हो चुका था, मगर मैं उसकी एक भी बात नहीं सुनती थी, बल्कि जो भी दिल में आता वही करती थी। मेरे शोहर काम पर सुबह सवेरे जाते थे, जबकि दोपहर में मैं उठती थी। मैंने उन्हें आज तक उठकर नाश्ता भी नहीं दिया था।
وہ اکثر خالی پیٹ ہی کام پر چلے جایا کرتے تھے اور مجھے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔ میری ساس ہی اٹھ کر انہیں ناشتہ بنا کر دیتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے زندگی کا ہر سکھ و آرام دیا تھا۔ جتنے زیادہ عیش و آرام سے میں اپنے میکے میں تھی، اس سے کہیں زیادہ عیش و آرام سے میں اپنے سسرال میں رہ رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر میں حد سے زیادہ ناشکری ثابت ہو رہی تھی۔ اپنے شوہر سے لڑنا جھگڑنا میں نے اپنا معمول بنا لیا تھا اور اب تو اپنے شوہر کے سامنے ہی اپنی ساس سے زبان درازی کرنی شروع کر دی تھی۔ میرے شوہر مجھے اس بات پر روکتے تو میں ان سے بھی بدتمیزی کرنے لگ جاتی۔ میرے شوہر میرے ساتھ بہت ہی زیادہ برداشت سے کام لے رہے تھے اور جتنا زیادہ وہ برداشت کر رہے تھے میں ان کے سر پر چڑھ کر ناچ رہی تھی اور اس بات کا مجھے ذرا سا بھی احساس نہیں تھا، بلکہ اس بات کو میں اپنا حق سمجھتی تھی۔ انہی دنوں میرے گھر میں میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادی تھی۔ میں اپنے میکے رہنے جا چکی تھی اور اپنے شوہر سے میں کہہ آئی تھی کہ میں 1 مہینے سے پہلے واپس گھر نہیں آؤں گی۔ اس بات پر بھی میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میں اپنا سارا سامان لپیٹ کر اپنے گھر رہنے آ گئی۔ یہاں آ کر بھی میں نے اپنے شوہر اور ساس کی خیریت ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھی۔ میرے شوہر نے مجھے فون کر کے بھی کہا کہ ان کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اب تو شادی ختم ہو گئی ہے، میں گھر آ جاؤں، مگر میں نے گھر آنے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ ابھی میرا اپنے میکے سے دل نہیں بھرا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ ابھی میں اپنی بھابھیوں کے رنگ ڈھنگ دیکھنا چاہتی تھی اور اپنے بھائیوں کو ان کے خلاف بھڑکانا چاہتی تھی۔ مگر میرے شوہر مجھے روز ہی فون کر کے اس بات پر زور دے رہے تھے کہ میں واپس گھر آ جاؤں اور ان کی بات سن کر میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتی تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھ پر اس بات کے لیے بہت زیادہ زور دیا کہ میں گھر واپس آ جاؤں تو میں غصے میں گھر واپس چلی گئی کہ میرے شوہر کا یہی کہنا تھا کہ ان کی امیاں بستر سے لگ چکی ہیں اور گھر کا پورا نظام دھرم بھرم ہے۔ جب میں گھر پہنچی تو واقعی میں میری ساس بستر سے لگی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے مزید غصہ آیا کیونکہ ایک تو مجھے ان کی وجہ سے واپس گھر آنا پڑا تھا، اوپر سے گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی تھی۔ اس بات نے میرے اندر چڑچڑاہٹ پیدا کر دی تھی۔ اب مجھے اپنی بوڑھی ساس کا بھی خیال رکھنا تھا اور یہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا۔ ایک دن میرے شوہر معمول کے مطابق کام پر گئے اور میں دوپہر کے 2 بجے اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تھی۔ میرے شوہر تو مجھے اٹھا اٹھا کر غصے میں بھوکے ہی کام پر جا چکے تھے، مگر مجھے اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ گھر میں میری بوڑھی ساس بھی موجود ہیں۔ وہ کل رات سے بھوکی تھی اور میں نے ان کو کھانے کے لیے بھی نہیں پوچھا تھا۔ میری ساس بار بار مجھے آوازیں دے رہی تھی کہ میں انہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں، مگر میں ان کی ساری آوازوں کو انسنا کر رہی تھی۔ اتنے میں میری ساس بھول کر شدت سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور مجھ سے کھانا مانگنے لگی۔ میں اسی وقت سو کر اٹھی تھی اور بہت زیادہ چڑچڑی سی ہو رہی تھی تو میں الٹا ان سے ہی لڑنے لگی۔ میری ساس میری زبان کی گوہر افشانیاں سن کر رونے لگی تھی۔ اتنے میں وہ خود ہی کھانا نکالنے کچن میں جانے لگی تو میں یکدم ہی غصے میں آ گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں دھکا دے دیا۔ اتفاق سے اسی وقت میرے شوہر گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے مجھے اپنی ماں کو دھکا دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ بالکل ہی غصے میں آ گئے اور مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ جب انہوں نے مجھے برا بھلا کہا تو میں بھی ان سے لڑنے لگی اور گھر کی چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگی۔ میں غصے میں بالکل اندھی ہو چکی تھی۔ لڑتے لڑتے ہماری لڑائی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور میں طلاق کا مطالبہ کرنے لگی۔ وہ پہلے ہی بہت ہی زیادہ صبر اور برداشت سے کام لے رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ میں ان کے سامنے سے چلی جاؤں، مگر میں ان کے سامنے شیر بن کر کھڑی تھی اور ان سے مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ رہ کر میری زندگی خراب ہو گئی ہے، اب مجھے طلاق چاہیے، مگر وہ مجھے طلاق نہیں دے رہے تھے تو میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ اس بات پر وہ سخت طیش میں آ گئے اور ایک سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ میں جو اس خوش فہمی میں کھڑی تھی کہ سامنے والا بندہ مجھے چھوڑ ہی نہیں سکتا، ایک دم سے میں اس کے لیے اجنبی ہو گئی تھی۔ غصے میں وہ مجھے طلاق دے چکے تھے، اب پچھتانے کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے طلاق کے 3 لفظ سن کر میں اپنی جگہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے اس قدر محبت کرنے والے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، مگر اس سب میں غلطی بھی میری ہی تھی۔ میں نے ہی ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا تھا
और यही बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सके थे। भले वो मुझसे जितनी भी मोहब्बत करते थे, मगर थे तो मर्द ही, और मर्दों में अना कूट कूट कर भरी होती है। मैं वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी थी, क्योंकि पल भर में ही मेरा हंसता बसता घर उजड़ चुका था, जिसकी मैं खुद जिम्मेदार थी। मुझे अपने चारों जानिब दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपनी बर्बादी पर चीख चीख कर रहूं। मैंने उसी वक्त अपने अब्बू को फोन करके बुला लिया। मेरे सारे घर वाले 1 घंटे का सफर 15 मिनट में तय करके मेरे घर में मौजूद थे, क्योंकि मैं उन्हें फोन करके बस रोए जा रही थी। मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, और वो लोग इस बात को लेकर हद से ज्यादा परेशान हो गए थे, और मेरे फोन करने पर ही कुछ ही देर में मेरे घर में मौजूद थे। मैं अपने अब्बू को देखकर उनके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। मेरे शोहर भी अपनी जगह परेशान खड़े थे। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे कभी तलाक भी देंगे, मगर आज ये अनहोनी हो गई थी। मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी थी। तलाक के 3 बोल के बाद मैं उनके लिए बिल्कुल ही नामहरम हो गई थी। मेरे माँ बाप भी मेरी तलाक का सुनकर बेतहाशा रो रहे थे। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का घर यूं उजड़ता कैसे देख सकते थे। मेरे माँ बाप भी इस सदमे की ताब नहीं ला पा रहे थे। मेरे तीनों भाई सख्त गुस्से में आ गए थे। दोनों छोटे भाई तो मेरे साबका शोहर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर मेरे बड़े भाई ठंडे मिजाज के थे, और वो इन सब लड़ाई झगड़े से दूर भागते थे। उन्होंने ही दोनों भाइयों को कोई हंगामा करने से रोका, और खामोशी से मुझे लेकर अपने साथ वापस घर आ गए। मैं बस रोए जा रही थी। इसके सिवा मुझे और कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मेरे सामने बस ये था कि मेरा हंसता बसता घर पल में ही उजड़ गया था। बस मेरी जुबान, मेरी काहली और काम चोरी की वजह से आज मुझे अपनी अम्मी की गई सारी नसीहतें याद आ रही थीं, जो वो मेरे भले के लिए करती थीं, और मैं उन पर जरा भी कान नहीं धरती थी। आज मुझे रह रहकर अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब पछताने से भी कुछ हासिल नहीं था। मैं अपने माँ बाप के घर आ गई थी, और यहीं मैंने अपनी इद्दत का वक्त गुजारा था। मेरे शोहर ने मुझे मेरा हक महर दे दिया, क्योंकि वो भी लड़ाई झगड़े से दूर भागने वाले इंसान थे, जबकि मैंने उनसे हक महर का तकाजा भी नहीं किया था। मगर वो बहुत ही भले इंसान थे, और अब इस बात का एहसास मुझे हो रहा था। मगर अब सिवाय हाथ मलने के मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। मैं तलाक के बाद और ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे हर वक्त अपनी किस्मत पर अफसोस होता रहता था, और मैं बस बैठी अपनी किस्मत को कोसती रहती थी। मैं अपनी दोनों भाभियों के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगी थी, और उन दोनों की बात बात पर बेइज्जती करना मैंने अपना मामूल बना लिया था। वो दोनों चुपचाप मेरी सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करती रहती थीं, मगर मुझे पलटकर एक लफ्ज भी नहीं कहती थी। होना तो ये चाहिए था कि तलाक के बाद मुझे अकल आ जाती, मगर मैं और भी ज्यादा बदतमीज हो गई। इस बात का बदला अब मैं घर में सबसे लेने लगी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं पूरे घर में आग लगा दूं। जिस आग में मैं जल रही हूँ, उसी में जलकर सब भस्म हो जाएं। मगर ये बात मेरे बस में नहीं थी, इसलिए मैंने इस तरह से सबका जीना हराम कर दिया था। मुझे भाइयों को भाभियों के साथ देखकर जलन महसूस होती थी। मैं उन लोगों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। उन लोगों को खुश देख देख कर मेरा दिल हर वक्त जलता रहता था। जैसी आग मेरी जिंदगी में लग चुकी थी, वही आग मैं सबकी जिंदगियों में लगाना चाहती थी। मेरे भाई भी ये सब कुछ देख रहे थे, मगर इस मामले में बिल्कुल खामोश थे, और मुझे एक लफ्ज भी नहीं कहते थे। इस बात से मुझे और ज्यादा शेरी मिलती थी। अब मैंने दोनों भाभियों की जिंदगी अजीरन कर दी थी। मेरी अम्मी मुझे दोनों भाभियों को तंग करने से रोकती टोकती, तो मैं अपनी अम्मी से भी लड़ने लग जाती थी, और उन्हें भी खूब बुरा भला कहती थी। वो मुझे जितना समझाती, मैं उतना ही भाभियों से बदजन होती जा रही थी। मुझे अब सभी लोग अपनी बर्बादी का जिम्मेदार नजर आने लगे थे। अपने भाइयों को उनकी बीवियों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारते देखकर मैं जलन और हसद की आग में जल भुन रही थी। मुझे किसी भी पल चैन नहीं मिलता था। मैं एक अनदेखी आग में मुसलसल जल रही थी, और अपनी बर्बादी का गुस्सा मैं घर के सब लोगों पर मुसलसल निकाल रही थी, मगर फिर भी मुझे एक पल के लिए भी चैन नसीब नहीं हो रहा था। मैं मुसलसल बेचैन ही थी। मेरी बड़ी भाभी तो मेरी हर बदतमीजी को खामोशी से बर्दाश्त करके नजरअंदाज कर देती थी, और मुझे पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। मगर अब मेरी छोटी भाभी मेरी इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं भी तो उन्हें जिद करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी, और अब मेरी ये हरकतें उनकी बर्दाश्त से बिल्कुल ही बाहर हो चुकी थी।
अब उन्होंने मुझे पलटकर जवाब देना भी शुरू कर दिया था और यही बात मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने उनके खिलाफ घर में एक महाज खोल लिया और अब उनको सबके सामने बुरा भला कहना शुरू कर दिया। भाई भी मेरी भाभी की बिल्कुल भी तरफदारी नहीं करते थे, बल्कि भाभी को ही खामोश करवा देते थे और मुझे एक लफ्ज भी नहीं कहते। एक बार खाना बनाने में भाभी से नमक ज्यादा हो गया तो मैंने उनके सामने खाने की पूरी डिश ही पलट दी और अपनी भाभी को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा और उन्हें बहुत ज्यादा बातें सुनाई। ये सब सुनकर मेरी भाभी रोने लगी और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मगर इस पर भी मुझे सब्र नहीं आया। जब भाई घर आए तो मैंने भाई को एक ही चार लगाकर सुनाई और साथ ये भी कहा कि भाभी ने आज मुझे बहुत बातें सुनाई हैं और मुझे तलाक याफ्ता होने का ताना भी दिया है। ये सब सुनकर भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कमरे में गए और भाई और भाभी की लड़ाई होने शुरू हो गई। मुझे उनकी लड़ाई की आवाजें सुनकर सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जलते दिल को बहुत सुकून मिल रहा हो। मेरी अम्मी ने जब ये सब देखा तो मुझे बहुत बातें सुनाई कि मैं क्यों उनके बेटों की जिंदगी में आग लगा रही हूँ। मुझे अपनी ही माँ के मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत हैरत हुई कि एक माँ होकर वो कैसे अपनी बहू की तरफदारी कर सकती हैं। मेरी ये सोच थी कि वो मेरी माँ है तो उन्हें हर हाल में मेरी ही तरफदारी करनी है, मगर यहाँ तो मेरी ही अम्मी अपनी बहू की तरफदारी कर रही थी। उस दिन पहली बार भाई और भाभी के दरमियान लड़ाई हुई थी, वो भी मेरी वजह से, और इस बात की मुझे बेहद खुशी थी कि मेरे भाई आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे आगे किसी को भी नहीं देखते। ये सब देखकर मेरे दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिला था कि आज भी मेके में मेरी वही हैसियत और अहमियत है और मेरी हैसियत में आज भी कोई कमी नहीं हुई है और इसी बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी। अब मैं मौका ढूंढने लगी थी कि भाभी मुझे कोई मौका दें और मैं दोनों के बीच लड़ाई करवा सकूं। अब भाभी भी मेरी बात का जवाब पलटकर मुझे देती थी और यही बात मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल ही बाहर थी। बड़ी भाभी मुझे कुछ भी नहीं कहती थी तो मैंने उनसे दुश्मनी जरा कम कर दी थी और अब मेरा सारा ध्यान दूसरी भाभी की जानिब था, क्योंकि अब उनमें और मुझ में ठन चुकी थी। एक दिन भाभी का कजन हमारे घर शादी का कार्ड देने आया था। मुझे मौका मिल गया था कि मैं इस बात को लेकर भाई और भाभी के दरमियान लड़वाई करवा सकूं। शाम में जब भाई आए तो मैं कमरे से बाहर बैठी ही उनका इंतजार कर रही थी, जबकि भाभी उस वक्त कमरे में थी और उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि मैं किस बात को लेकर भाई को उनके खिलाफ भड़काने वाली हूँ। जब भाई घर आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे उनसे जरूरी बात करनी है, वो मेरे कमरे में आ जाएं। भाई कुछ न समझते हुए मेरे कमरे में आ गए तो मैंने उनसे कहा कि आज भाभी का कजन छुपकर हमारे घर में आया था और सीधा भाभी के कमरे में चला गया और इस बारे में किसी को भी नहीं पता है, जबकि हकीकत ये थी कि भाभी का कजन हमारे घर में अपनी बहन की शादी का कार्ड लेकर आया था और मेहमान खाने में अम्मी के पास बैठा रहा था, जबकि भाभी चंद लम्हे उसके सामने बैठी थी और वो बंदा कुछ भी खाए पिए बगैर अम्मी से इजाजत लेकर चला गया था। भाभी से उसका सामना बामुश्किल कुछ लम्हे ही हुआ होगा, जबकि वो भाभी के कमरे में भी नहीं गया था, मगर मैंने भाई को अपनी जानिब से झूठी सच्ची बातें लगा दी। मेरी ये बात सुनकर पल भर में ही भाई के चेहरे का रंग बदल चुका था। मैं समझ गई थी कि मेरी इन बातों ने भाई पर असर करना शुरू कर दिया है। मैंने मजीद कहा कि अम्मी ने जब भाभी से इस मुतल्लिक पूछा तो उन्होंने अम्मी से भी बहुत ज्यादा बदतमीजी की है, यहाँ तक कि अम्मी रोने लगी थी। इस बात ने जैसे जलती पर तेल का काम किया और वो गुस्से से उठकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। अभी उन्हें गए अपने कमरे में कुछ ही लम्हे हुए थे कि उनके कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाजें आने लगी। मैं बाहर खुश और मसरूर बैठी थी कि एक बार फिर भाभी की जिंदगी में आग लगाने में कामयाब रही। मैं अपनी दानिश में भाभी को खुद से जबान चलाने की इस तरह सजा दे रही थी, मगर शायद कमरे में दोनों का लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, यहाँ तक कि पूरा घर भाई के चीखने की वजह से गूंज रहा था। अम्मी ने उन दोनों के झगड़े की वजह जानना चाही तो भाई ने अम्मी को कुछ ना बताया और भाभी पर तरह तरह के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। ये सारे इल्जामात सुनकर भाभी भी अपने आपे में ना रही और वो भी भाई से झगड़ने लगी। इस बार बात इस कदर बढ़ चुकी थी कि भाई ने अचानक ही गुस्से में आकर भाभी को तलाक दे दी
अचानक ही पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। अभी भाई ने भाभी को एक ही तलाक दी थी कि बड़े भाई ने आकर छोटे भाई को बीच में ही पकड़ लिया था, वरना आज शायद घर में कयामत आ जाती। जब अम्मी ने इस भाई पर जोर दिया कि बताओ क्या बात थी, तो भाई ने मेरी कही एक एक बात अम्मी को बता दी। ये सब सुनकर अम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गईं और खूनखार नजरों से मेरी जानिब देखा। सभी की नजरें मेरी जानिब थीं, मगर अचानक ही अम्मी ने भाई को थप्पड़ मारा और भाई को सारा सच बता दिया कि मैंने भाई से झूठ बोला है। भाभी का कजन जरूर आया था, मगर वो छुपकर भाभी के कमरे में नहीं गया था, बल्कि मेहमान खाने में अम्मी के साथ ही बैठा हुआ था। अम्मी ने ये भी कह दिया था कि ये सब कुछ मेरा झूठ है। ये सब कुछ सुनकर भाई अपना सर पकड़कर बैठ गए। उन्हें सच बताने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने भाभी की एक नहीं सुनी थी और भाभी को तलाक दे बैठे थे। भाभी भी खड़ी रो रही थी और अम्मी मुझे मुसलसल बुरा भला कह रही थी। भाभी ने अपने घर वालों को बुला लिया और उनके साथ चली गई। भाई ने उन्हें लाख रोकने की कोशिश की, मगर भाभी ने उनकी एक नहीं सुनी और अपने घर वालों के साथ चली गई। उनके जाने के बाद भी भाई ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, मगर भाभी ने घर आने की ये शर्त रख दी थी कि पहले मेरी शादी होगी, वो उसके बाद ही इस घर में आएंगी। मुझे एक बार फिर भाभी की इस बात पर सख्त तैश आया था, मगर अब तो मेरा भाई ही मुझसे कोई बात नहीं करता था और अम्मी अलग मुझसे नाराज थी। अम्मी ने बड़े भाई से कह दिया था कि वो जल्दी मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढकर मुझे दोबारा अपने घर का करें। अम्मी ने एक रिश्ते करवाने वाली औरत को भी मेरे लिए रिश्ते ढूंढने का कह दिया था, मगर मैं हरगिज भी दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। मगर अब की बार कोई भी मेरी कोई बात सुनने पर बिल्कुल भी राजी नहीं था, बल्कि अब तो अब्बू को इस वाक्य के बाद बिल्कुल ही चुप लग गई थी। उन्होंने भी अम्मी को इस मामले में कुछ नहीं कहा और ना ही उन्हें रोका टोका था। मैंने एक बार फिर घर में तूफान उठा दिया, मगर इस बार मेरी कोई भी बात सुनने को राजी नहीं था। मैं एकदम से खुद को घर में बहुत ही तन्हा महसूस कर रही थी। अचानक रिश्ते करवाने वाली औरत आ गई और उसने अम्मी को एक रिश्ते के बारे में बताया। अम्मी ने बिना कोई छानबीन किए उस रिश्ते पर हामी भर ली। लड़का अमीर था। मैंने भी खुद को समझा लिया था कि चलो लड़का अमीर है, मेरी जिंदगी गुजर जाएगी, मगर मेरे पहले शौहर की याद मेरे दिल से नहीं जाती थी। अम्मी को अपनी बहू को भी घर लाना था, इसलिए उन्होंने झटपट मेरी शादी करवा दी। मैं बुझे दिल से शादी पर राजी हुई थी, मगर सबके सामने खुश दिखने का ड्रामा कर रही थी, क्योंकि अब इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरी शादी का दिन आन पहुंचा। मैं दुल्हन बनकर अपने शौहर के साथ रुखसत हो गई, मगर मेरा शौहर मुझे अपने घर ले जाने की बजाय मुझे अपने साथ अस्पताल ले गया और वहाँ एक वार्ड के बेड पर लिटा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उससे कुछ पूछ रही थी तो वो मुझे जवाब नहीं दे रहा था। उसने पहले मुझसे निकाह का हक वसूल किया। मुझे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मुझ पर हर कयामत उस वक्त टूटी जब कुछ देर बाद 10 डॉक्टरों की टीम कमरे में आई। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने मुझे कहा कि वो इंसानों के गुर्दे निकालकर बेचने का काम करता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे शौहर ने एक इंजेक्शन लगाकर मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं बेइंतहा तकलीफ में थी। मेरे ही शौहर ने मेरा गुर्दा निकाल लिया था। इत्तफाक से मेरे पास मोबाइल मौजूद था। मैंने अपने भाई को फोन किया और उसे अपने ऊपर गुजरी हुई सारी कहानी बताई। ये सुनकर सब दौड़े आए और मुझे अपने साथ घर ले आए और मेरे शौहर पर केस कर दिया। मेरा शौहर हिरासत में था और उस पर बहुत सख्त केस बन चुका था। मेरे भाइयों ने एक बार फिर भाई होने का फर्ज निभाया और उससे मेरी तलाक करवा दी, मगर इस वाक्य के बाद मैं बिल्कुल ही बदल गई थी। मैंने अपने पहले शौहर को पैगाम भेजा कि मैं उससे दूसरी बार निकाह करना चाहती हूँ, तो उसने भी खुले दिल का मुजाहरा करते हुए मुझे दोबारा कबूल कर लिया। मैंने अपने किए की अपनी भाभीयों से भी माफी मांगी, मगर उन्होंने मुझे माफ तो नहीं किया, मगर मुझे कुछ कहा भी नहीं और घर वापस आ गई। मैंने इस बात पर शुक्र अदा किया कि भाई ने उन्हें बस एक तलाक दी थी, उसके बाद उनके पास रुजू का हक था। आज मैं अपने घर में खुश हूँ। अपनी सास की बहुत ज्यादा खिदमत करती हूँ और उन्हें हिलकर पानी भी पीने नहीं देती हूँ। आज मेरा शौहर भी मेरी बहुत कदर करता है। मैं अब भी वो तकलीफ दे रात याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं अपने गुरूर और तकब्बुर की अल्लाह से माफी मांगती हूँ।